नाजरीन, मल्टी मीडिया चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ज़रा अपनी स्क्रीन पर मौजूद ये नंबर्स गौर से देखें। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये दरअसल पाकिस्तान और भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की वो तादाद है जो 19 सितंबर 2025 के बाद होगी। सितंबर में भारत अपने मिग-21 तैयारे, जिनको भारत में उड़ते ताबूत यानी फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है, के आखिरी 2 स्क्वाड्रन्स रिटायर्ड करने जा रहा है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की मजमूई तादाद 522 रह जाएगी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सितंबर में 450 एयरक्राफ्ट्स ही होंगे, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान के पास दस्तयाब एयरक्राफ्ट्स की ये कुल तादाद है। अब जरा गौर करें कि भारत जो पाकिस्तान से आबादी, मईशत, रकबे और मिलिट्री एतबार से कहीं बड़ा मुल्क है, उसके पास पाकिस्तान से सिर्फ 72 तैयारे ज्यादा रह जाएंगे। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। स्क्वाड्रन्स की टर्म्स में अगर हम इस नंबर को देखें तो मिग-21 की रिटायरमेंट के बाद भारत के पास 31 से कम होकर महज 29 स्क्वाड्रन्स बाकी रह जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन्स होंगे, यानी भारत पाकिस्तान के तकरीबन बराबर आ जाएगा। याद रहे कि एक स्क्वाड्रन में अमूमन 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं। ताहम ये तादाद कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है। भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि उसे चाइना और पाकिस्तान के दो तरफा थ्रेट से निमटने के लिए कम अज कम 42 स्क्वाड्रन्स दरकार हैं, और भारत अभी इस तादाद के करीब करीब भी नहीं। जाहिर है इस सिचुएशन को हालिया पाक भारत जंग के तनाजुर में भी देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि इस मुख्तसर जंग में भी भारत को अपने 6 से 7 बेहतर टेक्नोलॉजी के हामिल एयरक्राफ्ट से हाथ धोना पड़े। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अब खुद भी तस्दीक कर रही हैं कि भारत ने इस लड़ाई में एयरक्राफ्ट लूज किए हैं, अगरचे वो तादाद कंफर्म करने से कतरा रहे हैं। इन हालात में अगर भारत को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ गया तो सूरत हाल इससे भी कहीं ज्यादा संगीन हो सकती है। इंडियन एयर चीफ AP सिंह को इस बात का बखूबी अंदाजा है, लिहाजा वो 2024 में और उसके बाद कई मरतबा इंडियन एयरफोर्स की इस कमजोरी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारे तेजस के दिए गए ऑर्डर फराहम न करने पर खासी तनकीद का निशाना भी बनाया है। दोस्तों, सितंबर 2025 में मुकम्मल तौर पर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने वाले मिग-21 तैयारे 1963 में भारत ने अपनी एयरफोर्स में अडॉप्ट किए थे। उस वक्त तो ये एयरक्राफ्ट इंतहाई मॉडर्न और फास्ट थे, लेकिन वक्त के साथ साथ न सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती चली गई, बल्कि इनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी खतरनाक हद तक खराब हो गया। मिग-21 की बात की जाए तो इस तैयारे को भारत में तकरीबन 400 हादसात पेश आए, जिनमें से 200 के लगभग पायलट्स और कम अज कम 60 सिविलियंस हलाक हुए। इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इस एयरक्राफ्ट को भारत में फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया जाता है। भारतीय एयरफोर्स जो पहले ही से मसाइल का शिकार है, इन एयरक्राफ्ट्स के रिटायर हो जाने के बाद मजीद परेशानी इसकी बढ़ जाएगी। मिग-21 की रिटायरमेंट के बाद भारतीय एयरफोर्स का बाकी मानना पूरा फ्लीट किसी जदीद या मुकम्मल अपग्रेड टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पास ब्रिटिश, फ्रेंच, जगुआर तैयारों के इसके बाद भी 5 से 6 स्क्वाड्रन्स अभी बाकी होंगे। ये तैयारे भी पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। 1970 की दहाई के जमाने की ये है। यही पुराना जगुआर तैयारा हालिया एक हादसे में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 2 भारतीय पायलट भी हलाक हुए, और ये पिछले 6 माह के दौरान जगुआर तैयारों का तीसरा हादसा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत की एयरफोर्स आखिर इतने मसाइल का शिकार क्यों है। दोस्तों, भारत जैसे बड़े मुल्क की फदाई ताकत का इतने कम स्क्वाड्रन्स तक महदूद हो जाना, बेशुमार हादसात का वाकया होना यकीनन इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अंधेर सूरत हाल है। लेकिन यहाँ असल मसला सिर्फ पुराने तैयारों की रिटायरमेंट नहीं, बल्कि इनकी जगह नए तैयारे वक्त पर फ्राहम न होना है। एजिंग और ओल्ड फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का मंसूबा शुरू किया था। उस वक्त ये अंदाजा थे कि 10 से 15 साल में इस मंसूबे के तहत भारत को मुकाबला शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाल के तैयार करदा तैयारे ने पहले टेस्ट फ्लाइट 2001 में कहीं जाकर ली, और ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद 2016 में तेजस के पहले वर्जन तेजस मार्क 1 को सर्विस में शामिल किया गया। लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1A जो भारतीय एयरफोर्स को मुहैया किया जाना था, इसका एक एयरक्राफ्ट में अभी तक मुहैया नहीं किया जा सका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इसी नाकामी पर इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने कहा था कि उन्हें हाल पर कोई एतमाद नहीं। भारत के लिए मसला ये है कि तेजस में इस्तेमाल होने वाला इंजन JE404 अमेरिका से दरामद किया जाता है। अमेरिका पर इन्हिसार न सिर्फ प्रोडक्शन में ताखीर का सबब बन रहा है, बल्कि इस पर कई सफारती और लॉजिस्टिक रुकावटें भी आती रहती हैं। यूं भारत का आत्मनिर्भर भारत यानी खुद
खुद कफील भारत का आइडिया यहाँ कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर का जो प्रोग्राम 1990 के दहाके में शुरू किया था, उसके ब्लॉक 1 वेरिएंट की इंडक्शन 2007 में पाकिस्तान एयर फोर्स में शुरू हो चुकी थी और अभी तक 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर फोर्स की सर्विस में शामिल हो चुके हैं। JF-17 का जदीद तरीन ब्लॉक 3 वर्जन, जो जदीद ट्रीडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से लेस है, अब सर्विस में शामिल किया जा चुका है। JF-17 मकामी तौर पर तैयार करदा और कंप्लीट ऑपरेशन में कामयाब तैयारा साबित हो चुका है। इसने हालिया पाक भारत जंग में न सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई बल्कि अपनी रिलायबिलिटी को साबित भी किया। जुलाई 2025 में बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल एयर टैटो शो में JF-17 को स्पिरिट ऑफ द मीट अवार्ड से नवाजा गया, जो इसके इंतहाई काबिले भरोसा एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ बरतानिया तक नॉन स्टॉप उड़ान की कामयाबी का एतराफ था। दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि भारत मकामी तौर पर फाइटर जेट्स बनाने में कैसे नाकाम हुआ, लेकिन जब कोई मुल्क मकामी तौर पर फाइटर जेट्स नहीं तैयार कर सकता तो जाहिर है वो किसी और मुल्क से तैयारे खरीद भी तो सकता है। तो क्या भारत की फजाइया ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की? इस कोशिश का क्या बना? क्या ये अब इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 18 साल में भारत ने 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परचेज का प्रोग्राम जो 2007 में शुरू किया था, इसके नाकामी ने भी इंडियन एयरफोर्स को काफी हद तक डैमेज किया है। 2007 में शुरू किए गए 550 अरब इंडियन रुपए के इस इनिशिएटिव का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी से लेस तवील रेंज और ऑल वेदर कमबैक एयरक्राफ्ट हासिल करना था। इस मंसूबे के तहत दुनिया के मशहूर एयरक्राफ्ट सेलेच, राफेल, स्वीडिश ग्रीपन, यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफोन, रूसी मिग 35, अमेरिकन F-16 और FA-18 सुपर हॉर्नेट का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया था। 2012 में भारतीय हुकूमत ने राफेल को टेक्निकी तौर पर सबसे बेहतर करार देकर मुंतखब किया, लेकिन फ्रेंच कंपनी के साथ मुआहदे की शराइत तय करते हुए शदीद रुकावटों का सामना भारत को हुआ। यहाँ सबसे बड़ा इशू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मुतालिक था, क्योंकि भारत चाहता था कि तैयारों की ज्यादा तादाद मकामी तौर पर यानी भारत में तैयार की जाए। ताहम फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट और हिंदुस्तानी कंपनी हाल के दरमियान इस हवाले से इख्तिलाफात पैदा हो गए और बिल आखिर 2015 में ये पूरा प्रोग्राम नाकाम हो गया। इस वक्त भारत में बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत आ चुकी थी और इस हुकूमत ने फ्रांस के साथ 2016 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बाहर के जरिए सिर्फ 36 रफाल तैयारे बराह रास्त लनी रेडी को फ्लाई हालत में खरीदने का फैसला किया, जो मतलूबा तादाद 126 से बहुत कम था। 550 अरबों के एवज 126 एयरक्राफ्ट्स की बजाय ये सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट्स का मुआयदा 6000 अरब इंडियन रुपयों में तय पाया था। इस मुहदे पर अपोजिशन ने कई एतराज़ात उठाए और करप्शन के इल्ज़ामात भी हुकूमत पर आयद किए गए और फाइटर एयरक्राफ्ट का हसूल मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता चला गया। यूं दोस्तों, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी MMRCA की नाकामी ने न सिर्फ भारतीय एयरफोर्स को मतलूबा वक्त पर जदीद तैयारों से महरूम रखा, बल्कि मतलूबा तादाद में ये भारतीय एयरफोर्स को मिल भी ना सके। नई डील के तहत भारत को चूंकि रफाल तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार हालत में फराहम किए गए थे, जिसकी वजह से भारत को इन तैयारों पर तकनीकी कंट्रोल भी हासिल नहीं था। यही वजह है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद भारत ने फ्रांस से राब्ते करके तैयारों का सोर्स कोड तलब किया, तो फ्रेंच कंपनी कसॉल्ट ने कोड फराहम करने से भारत को इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ मसला इससे भी बड़ा भारत को दरपेश है। भारत के पास अभी 2 राफाल की सूरत में 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, यानी भारतीय एयरफोर्स की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी फ्लाई ही नहीं करती। जबकि भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन जैसे बड़े और टेक्नोलॉजी में इंतहाई एडवांस मुल्क से भी है, जिनके पास इस वक्त 1200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद 4th जनरेशन से ऊपर यानी 4.5 और 5th जनरेशन J-20 और J-35 जैसे स्टेल तैयारों की है। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 6th जनरेशन तैयारों के प्रोटोटाइप्स की तजर्बाती परवाज़ें भी अब तक मुकम्मल कर चुका है। यूँ अगर हम चीन के 66 स्क्वाड्रंस को पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रंस के साथ मिलाएं तो ये कुल 91 स्क्वाड्रंस बनते हैं, जो कि भारत के मौजूदा 29 स्क्वाड्रंस के मुकाबले में 3 गुना से भी ज़्यादा हैं। ऐसे में भारत, जो खुद को खित्ते में बड़ी ताकत कहलवाता है, जो चीन और पाकिस्तान के खतरे से तन-तनहा लपटने की बातें करता है, क्या इसे फ़िज़ाई बर्दरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल 5th जनरेशन तैयारे हासिल नहीं करने चाहिए? दोस्तों, वैसे तो भारत ने मकामी तौर पर 5th जनरेशन तैयारे करने का मंसूबा शुरू कर रखा है, जिसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ मंसूबे की हद तक ही है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 या 27 में मुतवक्का है, और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल हुआ भी तो ये 2035 से पहले भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दुनिया इस वक्त तक 5th नहीं बल्कि 6th जनरेशन तैयारों के दौर में दाखिल हो चुकी होगी। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत के पास कोई फौरी ऑप्शन मौजूद है? अगर हाँ, तो वो ऑप्शन या काबिल अमल भी हैं, और उनके हसूल में कौन सी रुकावटें और चैलेंजेस भारत को दरपेश हैं?
دوستو فی الحال بھارت کی اپنے ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کے علاوہ 5th جنریشن ایئر کرافٹس کے 2 آپشنز موجود ہیں، ایک روس کا Su-57 اور دوسرا امریکن F-35 ایئر کرافٹ۔ یعنی رشین Su-57 بظاہر کم قیمت کا حامل ہے۔ روس کی جانب سے بھارت کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی پیشکش بھی ہے، لیکن یہ طیارہ ابھی تک محدود پیمانے پر ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس کی آپریشنل ہسٹری بہت زیادہ نہیں اور یہ روس کا پہلا اسٹیلتھ طیارہ ہے۔ اس کے علاوہ Su-57 کا لاجسٹک اور مینٹیننس پر لگنے والی بین الاقوامی پابندیاں اس کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہیں، لہٰذا ایسے میں بھارتی اسٹریٹجک حلقے Su-57 طیاروں کو سروس میں شامل کرنے سے گریز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں امریکن F-35 کی طرف، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا 5th جنریشن فائٹر طیارہ ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف جنگی طور پر آزمودہ ہے بلکہ 10 سے زائد ممالک کی اتحادی ایئر فورسز کا حصہ بھی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مضبوط مینٹیننس اور لاجسٹک نیٹ ورک موجود ہے، جس کی بدولت یہ ایک انتہائی قابل عمل ایئر کرافٹ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی رکاوٹ موجود ہے، وہ ہے ٹرسٹ فیکٹر، یعنی اعتماد کی کمی۔ اگرچہ فروری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو F-35 سیل کرنے کی آفر کی ہے، لیکن امریکہ بھارت کو ماضی میں F-35 دینے کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرتا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ دوستو F-35 جیسے طیارے بحث ایک جنگی پلیٹ فارم نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک، سیکیور ڈیٹا لنکس اور مشترکہ جنگی ماحول میں کام کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی ملک رشین ایئر ڈیفنس سسٹم جیسا کہ S-400 بھی ساتھ میں استعمال کر رہا ہو تو امریکہ کو اس کے ذریعے اپنا ڈیٹا بریچ ہونے یا لیک ہونے اور سائبر سیکیورٹی کمزور پڑنے کا خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں بھارت کو F-35 حاصل کرنے کے لیے کچھ بڑے مگر قابل عمل اقدامات کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امریکی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی ریفارمز پر کام کرنا ہوگا، جن میں سائبر سیکیورٹی کو مضبوط کرنا، رشین میڈ سسٹم سے تکنیکی طور پر علیحدگی اور تحقیقاتی کی اداروں میں حساس معلومات کے تحفظ کے لیے سخت سائبر اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کو اپنی عسکری صلاحیتوں کو امریکی اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ F-35 جیسے نیٹ ورک پلیٹ فارم کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ لیکن دوستو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس زیادہ تر دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی رشین ہے۔ وہ اپنا ڈیفنس ایکو سسٹم امریکہ کے تابع کرنا نہیں چاہتا۔ فرض کریں اگر بھارت یہ فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہوگا جس میں سسٹمز کی تبدیلی، پرسنلز کی ٹریننگ وغیرہ شامل ہوں گی۔ ان تمام رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ قابل اعتماد ملک ہرگز نہیں۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ فروری میں ٹرمپ نے نریندر مودی کو F-35 سیل کرنے کی آفر کی تھی اور جولائی میں وہ بھارت کو روس سے ٹریڈ کرنے کی صورت میں اضافی جرمانے اور ٹیرفز لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ لگا بھی چکے ہیں۔ ٹرمپ کی تو پرسنالٹی ہی ایسی ہے، لیکن امریکہ ایک ملک کے طور پر بھی غیر متوقع اور ناقابل اعتبار ہی ہے، لہٰذا ایسے میں بھارت کے پاس رشین Su-57 ہی ایک آپشن بچتا ہے جو F-35 کے سی یونٹ کاسٹ 80 سے 110 بلین ڈالرز کے مقابلے میں 35 سے 40 ملین ڈالرز میں مل جائے گا۔ اگرچہ اس میں بھی کچھ مسائل ہیں جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، لیکن روس کم از کم بھارت کے لیے قابل بھروسہ پارٹنر تو ضرور ہیں۔ اب دوستو بھارتی حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، F-35 یا Su-57، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے لیے کون سا آپشن بہتر ہے۔ امید ہے ملٹی میڈیا چینل کے اس ویڈیو کو بھی آپ نے بھرپور انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا شکریہ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔